क्या आपने भी सुना है कि क्लास 12th हिंदी का पेपर सेट 301 डीबी कुछ खास पैटर्न पर बेस्ड होता था। और अगर आप भी 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि पेपर कैसे आता है और पिछले साल का ट्रेंड क्या रहा था। आज इस वीडियो में हम सेट 301 डीबी को पूरी तरह से सॉल्व करेंगे, एनालिसिस करेंगे और पिछले साल किन टॉपिक्स से सवाल आए थे और 2025 में क्या ट्रेंड रह सकता है। साथ ही साथ मैं आपको कुछ ऐसे स्मार्ट ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे आप कम समय में ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि एक भी सवाल या प्रश्न मिस कर दिया तो पेपर में गलती हो सकती है। और हाँ, अगर आप भी पहले सेट 301 डीबी पेपर को हल कर चुके हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा प्रश्न कठिन लगा या आपको कौन सा प्रश्न नहीं आ रहा था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा सेट जो है, जैसा कि आप सभी लोग जान चुके हैं, सेट है 301 डीबी। 2024 का ये हिंदी का पेपर है और इसको सॉल्व करेंगे और 2025 का पैटर्न जानेंगे कि 2025 का पैटर्न क्या रहने वाला है। देखिए यहाँ पर समय जो दिया गया है, आपको समय 3 घंटे 15 मिनट मिलने वाला है, जैसा कि एग्जाम में मिलता है। और प्रारंभ में 15 मिनट विद्यार्थियों को पेपर पढ़ने के लिए, और पेपर जो है 2 खंडों में है और सभी का उत्तर देना अनिवार्य है, ये जैसा कि निर्देश दिया गया है। चलिए अब देखते हैं हमारा पहला खंड शुरू होता है और उसका पहला प्रश्न क्या है। तो पहला खंड का जो पहला प्रश्न है वो क्या है कि खड़ी बोली की प्रथम रचना मानी जाती है। साहित्य लोचन, गोरा बादल की कथा, पद्मावत या साहित्य लहरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, गोरा बादल। गोरा बादल। अगला प्रश्न देखते हैं। तिब्बत यात्रा के लेखक हैं अध्यापक मूल सिंह, बालकृष्ण भट्ट, राहुल संस्कृत्यायन या नंदुलारे वाजपेयी। तो तिब्बत यात्रा के जो लेखक हैं वो राहुल संस्कृत्यायन हैं। तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है, देखिए, गा कौन सी रचना नाटक नहीं है? गरुण ध्वज, अपना पराया भाग, आन का मान या राजमुकुट। दोस्तों जो अपना पराया भाग्य रचना है ये नाटक नहीं है, बाकी गरुण ध्वज, आन का मान, राजमुकुट ये रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि माटी की मूर्ति के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी या रामवृक्ष बेनीपुरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसके सही आंसर हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है? कहानी, निबंध, नाटक या उपन्यास। तो दोस्तों चिंतामणि जो है निबंध विधा की रचना है। ठीक, तो ये 5 प्रश्न थे जिनका आंसर हमने देखा। उसके बाद फिर से 5 क्वेश्चन एमसीक्यू आता है, जो है कि देखिए पहला प्रश्न इसका, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस रचना पर मिला है? तो मिला है तो लोकायतन, चिदम्बरा या काला और बूढ़ा चांद या ग्राम्या। तो देखिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है ये चिदम्बरा रचना पर मिला है। ठीक, अगला प्रश्न है कि श्रद्धा मनु शीर्षक रचना किस ग्रंथ से संकलित है? आंसू, लहर, कामायनी या झरना। देखिए श्रद्धा मनु जो शीर्षक है ये कामायनी से संकलित है, जयशंकर प्रसाद की ये कृति है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है बापू के प्रति, पल्लव या अंधेरे में या राम की शक्ति पूजा। देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो रचना है वो पल्लव उनकी रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस सन में प्राप्त हुआ था? तो महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्राप्त हुआ था ये 1983 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। ठीक, और देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है इंदु पत्रिका के प्रकाशक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या अंबिका प्रसाद गुप्त या बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो देखिए इसका सही आंसर जो है अंबिका प्रसाद गुप्त। तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हमारा यहाँ तीसरा प्रश्न जो शुरुआत हो रहा है। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। टोटल 10 अंक का प्रश्न है। ठीक, कह रहा राष्ट्र का तीसरा अंग जन संस्कृति और हमारा मनुष्य के युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है
वही उसके जीवन की श्वास प्रवास है। बिना संस्कृत के जन कल्पन की कर्मध्य यह है संस्कृत ही जन मस्तिष्क, इतने को अंडरलाइन किया गया है जन संस्कृत के विकास में अभ्युदय। तो इस प्रकार ये गद्यांश दिया गया और पहला प्रश्न गद्यांश का क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश पाठ के लेखक का नाम लिखिए और पाठ का नाम लिखिए। ठीक, इसका संदर्भ लिखना है। ठीक, और दूसरा कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश जो है बिना संस्कृत के जन की कल्पना, क्रमबद्ध मात्र संस्कृत ही जन का मस्तिष्क है, इसको व्याख्या करना है। तीसरा कह रहा है राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है, राष्ट्र का तीसरा अंग। चौथा प्रश्न कह रहा है मनुष्य के जीवन की श्वास प्रवास क्या है, और पांचवा है राष्ट्र में वृद्धि कैसे संभव है। तो ये 5 प्रश्न है जो कि इस पैसेज जो गद्यांश दिया गया है इसी में से आपको आंसर देना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अथवा में दिया गया, अथवा में चाहे आप उसको करें या फिर अथवा में नीचे दिया गया इसको कर सकते हैं। अथवा में क्या है देखिए, अथवा में है ये कि संस्कृत के प्रति निष्ठा लेकर चलने वाले भी कुछ राजनीतिक दल हैं, किंतु वे भारतीय संस्कृत की समानता को उसकी गतिहीन समझ बैठे हैं और इसलिए बीते युग में। तो ये एक और गद्यांश है, चाहे आप अथवा के उस वाले को कर लें या फिर इसको कर लें। तो देखिए यहाँ पर कौन सा प्रश्न पूछा गया है, इसमें भी पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, उल्लेख कीजिए। ठीक, दूसरा है कि भारतीय संस्कृत के प्रति सबसे निष्ठा है, कौन निष्ठा है। तीसरा है कि बीते युग की रूढ़ियों का समर्थन कौन करता है, समाज के प्रचलित किन किन कुरीतियों का उल्लेख किया गया है। और अगला 5वां प्रश्न कह रहा है कि कौन से तत्व स्वस्थ समाज को के सूचक नहीं है। तो ये 5 प्रश्न से जो इस गद्यांश के आधार पर आपको आंसर देना है। ठीक, अगला प्रश्न चौथा प्रश्न यहाँ से शुरू होता है। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी आपका 10 नंबर का है। कह रहा लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वासना तू ना सुंदरी को, जो थोड़ी सी समृत वहाँ गोद में लिए श्रांत खोना, ओठों की कमल मुख की म्यालताएं मिटाना। तो इस प्रकार एक पद्यांश दिया गया है और इस पद्यांश से कुछ प्रश्न पूछे गए, उन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न कौन सा है। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है प्रस्तुत पद्यांश की कविता का शीर्षक और कवि का नाम का उल्लेख कीजिए। कहने का मतलब संदर्भ आपको लिखना है। दूसरा कह रहा है कि लज्जाशील महिला के लिए कवि ने क्या करने को कहा है। अगला प्रश्न विकृत वासना का भाव स्पष्ट कीजिए। विकृत वासना का क्या भाव है, स्पष्ट करना है। घ प्रश्न कह रहा है कि कवि ने किसकी म्यालनताओं को मिटाने को कहा है। और लास्ट प्रश्न कह रहा है कि रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए या रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक, अथवा में भी दे रहा है, अथवा में चाहे आप इसको कर सकते हैं या एक और पद्यांश दे रहा है उसको कर लेते हैं। ठीक, अगला पद्यांश देखते हैं। तो अगला पद्यांश क्या है देखिए, कह रहा बनो संस्कृत मूल रहस्य तुम्ही से फलेगी यह बेल, विश्व वन सौरभ से भर जान सुमन खेलो सुंदर खेल। ठीक, तो ये पद्यांश यहाँ तक दिया गया है। तो इस पद्यांश में भी 5 प्रश्न हैं। देखिए पहला कह रहा पद्यांश में प्रस्तुत कविता और लेखक का नाम लिखिए, रचयिता का नाम, कवि किसने बेल फैलाने की बात कही है, विश्व में वन सौरभ से भर जाए, भाव स्पष्ट कीजिए, शक्तिशाली और विजयी बनों का संदेश गूंज रहा है, क्या है, विधाता का मंगल वरदान क्या है। तो इन प्रश्नों का उत्तर आपको इस पद्यांश के माध्यम से आपको देना है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न हमारा क्या है। 5वां प्रश्न है कि 5वें में 2 भाग हैं। पहला है का, 5वें का क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 वर्ड और 5 + 2 3 + 2 = 5 अंक का ये प्रश्न है। ठीक, कौन कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल है, प्रोजी सुंदर रेड्डी हैं या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो इन तीनों लेखकों में से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। ठीक, शब्द सीमा 80 रहने वाली है। उसके बाद अगला प्रश्न 5वें का खा जो है, 5वें के खा है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए इनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। ठीक, ये भी आपका 5 अंक का है। ठीक, तो यहाँ पर आपको कवि का जीवन परिचय लिखना है। पहला है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद या जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा, ये 3 कवि हैं और कवित्री हैं। तो इनमें से किसी एक का आपको जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक कृतियों पर प्रकाश डालना, उनके जीवन परिचय लिखना है। ठीक, आपको चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 6 क्या है देखिए, कह रहा कहानी कला
के आधार पर पंचलाइट की कहानी की समीक्षा कीजिए। पंचलाइट कहानी लिखनी है। अथवा में क्या कह रहा है, ध्रुव यात्रा के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। शब्द सीमा क्या कह रहा है, 80 वर्ड। 80 वर्ड आपको 80 वर्डों में आपको ये लिखना है। उसके बाद देखते हैं क्या है, उसके बाद 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। शब्द सीमा जो है 80 वर्ड है। ठीक, 80 वर्ड शब्द सीमा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके जो खंडकाव्य आपके यहाँ लगता है वो आप दे सकते हैं, जैसे रसमरथी हो गया, श्रवण खंड काव्य हो गया, आलोचनाकृत हो गया। तो इस प्रकार ये खंड काव्य है। ठीक, इन खंड काव्यों में से जो आपके विद्यालय में लगता है उसको आंसर देना है। फिर प्रश्न शुरू होता है खंड खा का। अब यहाँ से आपका शुरू हो जाता है खंड खा। खंड खा में जो आपका पहला प्रश्न है, 8वां प्रश्न, मतलब 8वें में का कह रहा निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। 5 + 2 = 7 अंक का ये है। ठीक, चलिए गद्यांश देख लेते हैं क्या है। तो पहला गद्यांश है, संस्कृत से साहित्य सरसम व्याकरण से सुनिश्चितम तस्य गद्ये पद्ये च ललित्याम भावबोध सामर्थ्यम। ठीक, तो ये गद्यांश है। इस प्रकार ये गद्यांश दिया हुआ, इसको आप पूरा पढ़ लेंगे और इस गद्यांश से आप इसका संदर्भ और इसका हिंदी अनुवाद करना है आपको। टोटल 7 अंक मिलने वाले हैं। अथवा में आप इस गद्यांश को कर सकते हैं। अगला गद्यांश क्या है, देखिए ये गद्यांश अगला है कि हिंदी संस्कृत ग्लाभासु अस्य सामान अधिकारा आसीत हिंदुस्व विद्यालयनाथम। इस प्रकार अन्य निरंतर। इस प्रकार एक और गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को आप संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न खा क्या है। खा है कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ठीक, यहाँ पर देखिए अब श्लोक दिया गया है, इसका संदर्भ सहित अनुवाद करना है किसी एक का। अथवा में दिया गया है, ज्ञाने मौन क्षमा शक्ति त्यागे गुण निविधत्व तस्य सपरस्वा इवा। एक श्लोक ये है। अथवा में एक श्लोक है, प्रजाना विद्याधनम रक्षणम भरप्रणादि सा पिता पितृसामा केवलम जन्म महोत्सव। ये अगला श्लोक है। इसमें से किसी एक को आपको करना है संदर्भ सहित अनुवाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ठीक, कस्य साहित्य सरलम मधुरम च आसीत मैत्रेयी कस्या पत्नी आसीत देश्यः प्रगते किस्म औसाकम आसीत मूर्खणा काल कथम गच्छाति। तो ये प्रश्न है, इनमें से किसी एक 2 प्रश्नों को आपको संस्कृत में इनका उत्तर देना है। टोटल आपको यहाँ से 4 अंक मिल जाएंगे। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, 10वें क्या का खा गा 3 प्रश्न है। का में कह रहा करुण रस अथवा शांत रस का लक्षण सहित उदाहरण दीजिए। 2 नंबर यहाँ से आपको मिलेंगे। और खा में कह रहा उपमा अथवा उत्प्रेक्ष अलंकार का परिभाषा उदाहरण सहित 2 अंक यहाँ से मिलेंगे। चौपाई अथवा कुंडलियाँ छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 2 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे। टोटल 2-2 अंक यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। उदाहरण सहित परिभाषा लिखनी है। ठीक, और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 11वां प्रश्न है हमारा। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। टोटल आपको यहाँ से 7 + 2 + 7 = 9 अंक आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। टॉपिक कौन सा है, देखिए विकासशील समाज के लिए इंटरनेट की उपयोगिता। दूसरा है नारी सशक्तिकरण। तीसरा है जातिवाद समस्या का निर्धारण आधुनिक शिक्षा प्रणाली के गुण दोष। ये 4 दिए गए हैं। इन चारों में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। ठीक, उसके बाद आपका जाता है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण देख लेते हैं। ये प्रश्न नंबर 12 आ जाता है। प्रश्न 12 में संस्कृत व्याकरण है क्या, का है। का पहला है पवित्राम का संधि विच्छेद होगा। तो पवित्राम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका सही आंसर जो होगा देखिए सी ऑप्शन, पौधन इत्राम इसका सही संधि विच्छेद होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा हरेव का संधि विच्छेद होगा। दूसरा प्रश्न है कि हरेव का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो होगा हरे धन औ इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दोग्धा का संधि विच्छेद होगा। दोग्धा का क्या संधि विच्छेद होगा, तो दोग्धा का जो संधि विच्छेद होगा दोकधंधा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है खा क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक
पद का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। किसी एक पद का विग्रह करके आपको समास का नाम लिखना है। जैसे प्रतिदिनम, प्रतिदिनम में क्या समास है? प्रतिदिनम में आपका समास जो है ये अव्ययी भाव समास। क्या है? अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास है आपका। ठीक, अव्ययी भाव आपका समास है। और अगला देखें, अगला जो है, अगला क्या है? गदस्थ, गदस्था, गदस्था में क्या है? इसमें जो कर्मधारय समास है, क्या है? कर्मधारय, इसमें कर्मधारय समास है। कौन सा? कर्मधारय समास। और तीसरा जो है दशासन, दशानन, दशानन में क्या है? बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। ठीक, तो ये समास हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा 13 नंबर का प्रश्न, 13 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? 13 का पहला क्या है? लघुत्ता में प्रत्यय है। लघुत्ता में क्या प्रत्यय है? तो त्वा प्रत्यय है, तो इसका द ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा किस शब्द में मतु प्रत्यय है? किस शब्द में मतु प्रत्यय है? धीमान, पुरुषत्व, दीनाता या पंडितव्य? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा धीमान, धीमान। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था क्लास 12th हिंदी का पेपर सेट 301 DB। अगर यह वीडियो आपको मददगार लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में हर नंबर ज़रूरी होता है। और हाँ, 2025 के हिंदी पेपर से जुड़ी और भी खास जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग तैयारी करते रहिए, मजबूत रहिए।